ड्रामे की शुरुआत किया से होती है, जो कि जानवरों के लिए चारा काटते हुए सोच रही थी कि उसके दोस्त ने उसे बताया है कि उसकी सौतेली माँ उसकी शादी बाइचेन परिवार की युवा मास्टर से करवा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूएल और एक सिक पर्सन है। और इस शादी के बदले तुम्हारी माँ को 200 मिलियन दिया जा रहा है। और बाइचेन परिवार की दादी ही वो एक आखिरी पर्सन है जिन्होंने तुम्हारी माँ को देखा था। अब यहाँ पर किया सोचती कि काश मेरी माँ मुझे मिल जाए ताकि मुझे इस नर्क की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। तभी किया के ऊपर एक 6 फीट का आदमी आकर के गिर जाता है, जिसका नाम वो जीशेंग है। किया जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि अगर इसके गंभीर जख्मों का इलाज नहीं किया गया तो ये जल्दी ही मर जाएगा। और वो सोचती है कि मेरे मास्टर ने मेरे गूंगेपन को ठीक करने के साथ मुझे फ्री में मेडिकल स्किल सिखाया था ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। पर वो देखती है कि जीशेंग दवा खाने में असफल था, इसीलिए वो उसे माउथ टू माउथ मेडिसिन खिला देती है। तभी कुछ लोग जीशेंग के पीछे उसे मारने के लिए आते हैं, जिसे देख करके वो जीशेंग को एक गुफा में लेकर के चली जाती है और उसके घाव पर मेडिसिन लगाने के लिए आगे बढ़ती है। पर जीशेंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे साथ में क्या कर रही हो। तो किया उससे कहती कि क्या आपको दिख नहीं रहा है कि मैं आपका इलाज कर रही हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर नहीं लाती तो वो लोग आपको मार डालते, और वैसे भी मैंने आपको दवाई खिलाने के चक्कर में अपना पहला किस भी गवा दिया। जीशेंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो। तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देख करके जीशेंग किया को पॉइंट करके कहता है कि चिल्लाना शुरू करो। और किया को चिल्लाता हुआ देख करके गुंडे कंफ्यूज होकर के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में जीशेंग किया से पूछता है कि तुम मुझे बचाने के बदले क्या चाहती हो। तो किया नोटिस करती है कि जीशेंग को धुंधला दिख रहा है और वो उसे नहीं देख पा रहा था। किया उससे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जान के बदले में कोई भी सौदा नहीं करती हूँ। इतना कह करके वो उसे सुई चुबा करके बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसकी दादी माँ उसकी स्टेप मदर से कह रही थी कि आखिर तुम कैसी औरत हो जो कि किया की शादी एक हार्टलेस पर्सन से करवा रही हो, और उस इंसान के बारे में पूरा नॉर्थ सिटी जानता है कि वो कैसा है, जबकि हमारी किया एक गाँव की सीधी सादी सी लड़की है। अगर तुम उसे मारना ही चाहती हो तो ऐसे ही मार डालो, क्यों 200 मिलियन के लिए उसे एक बीमार आदमी के हाथों सौंप रही हो। जिस पर रुक्सिन उन्हें धक्का देते हुए कहती कि लगता है कि आप भूल गई कि यून परिवार के अब सारे फैसले मैं लेती हूँ। पहले इसकी माँ पता नहीं किसके साथ में भाग गई और ऐसी गूंगी को हमारे मत्थे मर करके चली गई, जिसे हम इतने सालों से पाल पोस रहे हैं। और वैसे भी बाइचेन परिवार नॉर्थ सिटी का सबसे रिच फैमिली है, शुक्र मनाओ कि वो ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किया सोचती कि मास्टर ने तो मुझे बहुत पहले ही ठीक कर दिया था, अब मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ। और यहाँ पर मैं पता चलता है कि किया बिल्कुल ठीक है। इतना कह करके उसकी मदर उसे बाइचेन फैमिली में भिजवा देती है। दूसरी तरफ हम हुओ जीशेंग को देखते हैं, जो कि उस रात वाली बात को याद करके सोच रहा होता है कि आखिर तुम मुझे मिल क्यों नहीं रही हो। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि आपकी दुल्हन घर आ गई है। जहाँ हम किया को देखते हैं, जो कि सोच रही होती कि आखिर मेरी किससे शादी हुई, वो इंसान कहाँ है। तभी वहाँ पर जीशेंग आकर के किया को पकड़ करके उससे पूछता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, जबकि तुम्हें पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। किया जब उसे देखती है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो उसे पहचान जाती है, और वो उसे इशारे में कहती कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। जिस पर जीशेंग कहता है कि उन परिवार 200 मिलियन के बदले तुम्हारी जैसी डमकल को भेजा है मेरे लिए। किया सोचती कि इस इंसान के बारे में मैंने जितना सुना था ये तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। तभी वहाँ पर जीशेंग को असिस्टेंट आकर के बुलाता है, पर उससे पहले वो किया को घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर से कहता है कि याद रहे, अगर मेरी दादी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी साथ में मार डालूंगा। तभी वहाँ पर किया भी आ जाती है, तो जीशेंग सोचता है कि मैंने तो इसे घर से बाहर निकाल दिया था, फिर ये अंदर कैसे आ गई। तभी किया भी जीशेंग की दादी माँ को देख करके सोचती कि इन्होंने मेरी माँ को आखिरी बार देखा था, तो मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। इतना कह करके वो आगे बढ़ती है, पर जीशेंग उसे पकड़ लेता है। जिस पर किया उसे इशारे में बताती कि मैं दादी माँ का इलाज करना चाहती हूँ। तो जीशेंग उससे पूछता है कि क्या तुम उन्हें ठीक कर सकती हो। तो किया उससे कहती कि हाँ मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। जिस पर जीशेंग कहता है कि याद रखना कि अगर दादी माँ को कुछ हो गया तो मैं पूरे यून परिवार को इस दुनिया के नक्शे से गायब कर दूंगा। उसका इतना रूड बिहेवियर देख करके किया सोचने लगती कि ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा सरफिरा है, पर मुझे दादी को जल्दी ठीक करना होगा। अब वो दादी का इलाज करना शुरू कर देती है। इतने पर दादी उठ जाती है। ये देख करके जीशेंग किया पर भड़क जाता है। तो दादी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं कितने समय से होश में नहीं थी, इसने मुझे ठीक किया है, ये कितनी अच्छी डॉक्टर है, इसे मुझे धन्यवाद करना चाहिए। जहाँ जीशेंग उन्हें बताता है कि ये उन परिवार की तरफ से भेजी गई मेरे लिए ब्राइड थी। ये सुनकर के दादी माँ खुश होकर के कहती कि कितनी प्यारी लड़की है, और जीशेंग से कहती कि अब से तुम इसका ख्याल रखना और इसके साथ में अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। जिस पर जीशेंग कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर आपको जल्दी ही ठीक होना पड़ेगा। दादी माँ के लिए इतनी केयर देख करके किया को लगता है कि जीशेंग इतना भी बुरा लड़का नहीं है, और वो पेपर पर लिख करके दादी माँ से पूछती कि क्या आपने मेरी माँ यून को देखा था। तो दादी माँ कहती कि क्या तुम यून की बेटी हो, पर तुम मुझसे ऐसे भी पूछ सकती हो, तुम्हें पेपर पर लिखने की क्या जरूरत है। जिस पर जीशेंग उन्हें बताता है कि ये बोल नहीं सकती है, पर इससे पहले कि दादी माँ कुछ बता पाती उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जिस पर किया कुछ औषधि लिख करके लाने के लिए कहती है, जिसे देख करके डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और कहती कि इतनी छोटी सी लड़की के पास में इतनी अच्छी नॉलेज है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, आप निश्चिंत होकर के इनसे अपनी दादी माँ का इलाज करवा सकते हैं और इन दवाइयों
का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जीशेंग सोचता है कि शायद मैंने इस लड़की को गलत समझ लिया है, शायद ये मेरी दादी माँ को ठीक कर सकती है, मैं उसके साथ में रूड बिहेव नहीं कर सकता हूँ। जहाँ वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि किया को उसका रूम दिखा दो और इसकी हर जरूरत को अच्छे से ख्याल रखना, यहाँ तक कि इसके ऊपर नजर भी रखना। पर जीशेंग तो जीशेंग था और वो किया से कहता है कि लिटिल म्यूट, अगर मुझे पता चला कि तुम कोई चालाकी कर रही हो तो मैं पूरे यून परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। इतना कह करके वो वहां से चला जाता है। पर जीशेंग को अब किया पर शक होने लगता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जो उस रात उसे गुफा में मिली थी, क्योंकि उन दोनों की ट्रीटमेंट करने का तरीका बिल्कुल सेम था। जहाँ असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि किया पर शक करना बेकार है, क्योंकि वो दिन रात आपकी दादी माँ की सेवा कर रही है और उनका इलाज करने में समर्पित है, और हमने उनके बनाए गए दवाओं को टेस्टिंग के लिए भी भेजा था जिसमें कुछ भी गलत नहीं मिला है। तो जीशेंग उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे बोलते हुए देखा है? तो असिस्टेंट कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो गूंगी है। तभी वहाँ पर जीशेंग का छोटा भाई लूजोंग आता है और कहता है कि भाभी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जिस पर जीशेंग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन भी दिन बहुत ही ज्यादा उद्दंड होते जा रहे हो। जिस पर वो बाहर जाकर के इज्जत के साथ में फिर पूछ करके अंदर आता है और कहता है कि भाई क्या आप गुफा वाली लड़की के पीछे की तस्वीरों को घूरते रहेंगे? लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की भाभी जैसी कुछ कुछ लगती है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, लग तो बिल्कुल वैसी ही रही है। लूजोंग उसे बताता है कि मैंने वहाँ के आसपास के दर्जनों गाँव में पता किया, लेकिन उस लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिला, और मैंने भाभी के बारे में भी जानकारी निकाली है, जहाँ में पता चला है कि वो जियाओ नहीं है जिससे आपकी शादी होने वाली थी। वो तो यून की बेटी है जिसे उसके फादर ने पहले ही धोखा दे दिया था और रुक्सिन से शादी कर ली, और रुक्सिन के आने से पहले किया की मदर वहाँ से गायब हो गई और किया को वहीं पर छोड़ गई। और बचपन से लेकर के आज तक किया गाँव में ही पली बड़ी है, जहाँ उसकी सौतेली माँ उसके साथ में जानवरों जैसा व्यवहार करती थी और बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करती थी, जिसकी वजह से वो गूंगी हो गई। तो जीशेंग कहता है कि इसका मतलब किया कोई नाटक नहीं कर रही है, वो सच में बोल नहीं सकती है। ये सब जानने के बाद में जीशेंग किया को देखते हुए सोचता है कि इस बेचारी के साथ में बहुत बुरा हुआ है, इसकी फैमिली वाले इसके साथ में बहुत गलत किए हैं और मुझे इसके साथ में अब कोई भी बुरा व्यवहार नहीं होने देना चाहिए। पर पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे उस गुफा वाली लड़की जैसी दिखती है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी किया उसे नोटिस कर लेती है और सोचती कि आखिर इंसान मुझे पीछे से क्यों घूर रहा है, कहीं की नीयत तो नहीं खराब हो गई है। तभी जीशेंग वहाँ से चला जाता है तो किया भी उसके पीछे जाती है और वो उससे पूछती कि आखिर आप मुझे पीछे से क्यों घूर रहे थे। तो जीशेंग कहता है कि लिटिल म्यूट, लगता है कि तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जिसे मैं घूरना चाहूंगा, और एक बात अच्छे से याद रखना कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। भले तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखती हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तो किया सोचती कि मैं सिर्फ यहाँ पर दादी माँ की वजह से आई हूँ, आपकी वजह से मैं नहीं आई हूँ, और वो गुस्से से जीशेंग के पीछे जाती है। तो वो देखती है कि जीशेंग अपनी दादी माँ का बहुत प्यार से देखभाल कर रहा था। तो वो सोचती कि अगर ये अपनी दादी माँ के लिए इतने अच्छे हैं तो इन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझसे इतनी रूडली तरीके से बात करते रहते हैं। यहाँ पर जीशेंग उसे नोटिस कर लेता है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ बोल पाता किया वहाँ से भाग खड़ी होती है। तो जीशेंग भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ करके पूछता है कि आखिर तुम मुझे देख करके वहाँ से क्यों भागी। तो किया कहती कि क्योंकि मुझे आपसे बहुत डर लगता है, आपका फेस इतना डरावना है, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। तो जीशेंग उससे कहता है कि देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी दादी माँ को ठीक कर दो और उनकी अच्छे से देखभाल करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिन्होंने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो किया कहती है कि क्या आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? तो जीशेंग कहता है कि हाँ, भले वो तुम्हारे अपने क्यों न हो, अगर उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो उनकी जिंदगी में मौत से भी बदतर बना दूंगा। तो किया उसे थैंक यू करती है और कहती है कि मैं आपकी दादी माँ को जल्दी ठीक कर दूंगी, पर मुझे अपनी माँ को भी ढूंढना है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो जीशेंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, पर मैं फिर से एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, तो मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। किया सोचती कि आखिर ये इंसान कैसा है, इसे हर वक्त गुस्सा ही आता रहता है। मैं तो चाह करके भी ऐसे खतरनाक आदमी के सामने कोई भी चालाकी नहीं दिखा सकती हूँ। जीशेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है कहने के लिए? तो किया कहती है कि नहीं। तो जीशेंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन असिस्टेंट आकर के जीशेंग से कहता है कि मैडम अपने मायके जा रही है, तो दादी ने कहा है कि उनके साथ में कुछ गिफ्ट भिजवाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस घर की बहू है और वो खाली हाथ अपने घर नहीं जा सकती हैं। तो जीशेंग उससे पूछता है कि क्या दादी उठी हैं? तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ, दादी अक्सर उठती भी है, लेकिन ज्यादातर सोती रहती है, लेकिन उन्हें देख करके लग रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि मैडम कोई षड्यंत्रकारी औरत है, वो दिन रात एक करके दादी की सेवा कर रही है। तो जीशेंग कहता है कि ठीक है, तुम उसके साथ ले जाने के लिए सारे गिफ्ट का अरेंजमेंट कर दो। जिसके बाद किया अपने मायके जाने लगती है और कार में बैठ करके सोच रही होती है कि जीशेंग हमेशा ही अग्रेसिव रहता है और ऐसा लगता है कि वो मुझे खा जाएगा, फिर वो मेरे साथ में इतने सारे गिफ्ट्स क्यों भेज रहा है। लगता है कि वो धीरे धीरे करके सुधर रहा है, पर उसे क्या पता था कि जीशेंग तो जीशेंग है। किया सोचती कि पर इतने महंगे गिफ्ट मैं वहाँ पर ले जाकर के अपनी स्टेप मदर को तो नहीं दे सकती हूँ, इससे अच्छा तो मैं इसे बेच दूं या फिर फेंक दूं।
तभी किया नोटिस करती है कि वो दूसरे रास्ते पर जा रही है, उसके घर का रास्ता नहीं है। और तभी ड्राइवर बोल पड़ता है कि सॉरी मैडम, लगता है कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो किया कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मुझे मार सको। इतना कह करके वो उसे सुई चुभा देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीशिंग उस कार का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि उस कार में नकली ड्राइवर जाकर के बैठ चुका है, जिससे कि किया की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उसका ये रूप देख करके जीशिंग शॉक्ड हो जाता है। लूसंग कहता है कि लगता है कि हमने भाभी को कम आंक लिया है, जिस पर जीशिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ही नाजुक सी छोटी सी दिखने वाली लड़की है जिसे कोई धमका सके। पता नहीं क्यों ये मुझे गुफा वाली लड़की की तरह लगती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है। एक काम करो, इसे किसी भी तरीके से इस कार में डालो ताकि मैं इससे बात कर सकूं। इधर किया भी उस कार को काफी गौर से देखते हुए वहां तक पहुंच जाती है, जहाँ लूसंग उससे पूछता है कि लगता है कि आप किसी को ढूंढ रही हैं। पर किया को तो शक था कि उस कार में जीशिंग भी बैठा था, पर जीशिंग तो छुप गया था। इतने पर लूसंग बाहर निकलता है और किया को उस कार में डाल देता है, जिसकी वजह से उसके पास का पेंडेंट कार में गिर जाता है, जिसे जीशिंग उठा करके पूछता है कि अब तुम बताना नहीं चाहोगे कि किसका पेंडेंट है। आखिर ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि ये पेंडेंट उस गुफा वाली लड़की के साथ में गायब हो गया था। जिस पर किया उस पेंडेंट को काफी ज्यादा जीशिंग से लेने की कोशिश करती है, लेकिन जीशिंग उसे किसी भी हालत में उस पेंडेंट को नहीं देता है। तभी लूसोंग अंदर आकर के कहता है कि भैया और भाभी आप लोग अच्छे से अपना काम कर लीजिएगा। ये सुनकर के दोनों अलग हो जाते हैं। तो किया उस पेंडेंट को छीन करके वहाँ से भागने लगती है। तो जीशिंग उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ से क्यों भागना चाहती हो, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो किया कहती है क्योंकि मेरी माँ का दिया हुआ पेंडेंट है। ये सुनकर के वो उस पेंडेंट को देख करके सोचने लगता है कि उसकी दादी माँ ने उसे पेंडेंट दिया था जो कि गुफा में गायब हो गया था। फिर ये पेंडेंट इसके पास में कहाँ से आ गया, क्या ये उस पेंडेंट का दूसरा पैटर्न है। इतने पर तो किया उसे छीन करके वहाँ से भाग जाती है। तो जीशिंग लूसोंग से कहता है कि मुझे घर लेकर के चलो। इधर किया सोच रही होती कि ये तो मेरी माँ का दिया हुआ पेंडेंट है, जो मैंने गुफा से लिया था वो तो मैंने घर पर रख दिया था, कहीं वो पेंडेंट किसी और के हाथ में न लग जाए। तभी वहाँ पर लैंग आता है जो कि किया का फ्रेंड है, जिससे किया कहती है कि कार में बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स है, जिसे ले चल के हम लोग काली बाजार में बेच देते हैं और हमारे पास में पैसे ही पैसे होंगे। इधर जीशिंग किया की हरकतों को याद करके सोच रहा होता है कि कितनी क्यूट है और बच्चों जैसी हरकतें करती है। और वो लूसोंग को कॉल करके कहता है कि पता करो किया अपने घर पहुंची या नहीं। कुछ देर के बाद में लूसोंग उसे वापस से फोन करके बताता है कि भाभी तो अपने घर कभी गई नहीं थी, उनके मदर ने बताया कि किया यहाँ पर आई नहीं थी और जिस ड्राइवर को उन्होंने सुई चुभाया था वो हमें चट्टानों के नीचे मिला है और भाभी अभी तक कहीं भी नहीं मिली, वो यहाँ से गायब है। तो जीशिंग कहता है कि किसी भी हालत में उसे ढूंढ करके निकालो। इधर किया अपने फ्रेंड के साथ में वो सारा सामान बेच करके हंसी खुशी अपने घर जा ही रही होती है, लेकिन तब तक तो वहाँ पर जीशिंग पहुंच जाता है, जिसे देख करके वो दोनों ही डर जाते हैं और किया जानबूझ करके खुद को लैंग से पॉइंट करवा लेती है, जिस पर लैंग भी नाटक करते हुए जीशिंग से कहने लगता है कि मुझे 10 मिलियन अगर तुमने नहीं दिया तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। तो जीशिंग कहता है कि लगता है कि आज तुम अपने घर से मौत की तलाश में निकले हो, तभी तुम मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हो, लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। जिस पर जीशिंग किया को छोड़ करके वहाँ से भाग खड़ा होता है। जिसके जीशिंग किया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो किया बताती है कि मुझे चोट लग गई है। तो जीशिंग कहता है कि आखिर तुम्हारे पैर में पहिए लगे हैं क्या, कि तुम कहीं भी निकल जाती हो और तुम्हारा अता पता नहीं चलता है। इतना कह करके वो उसे उठा करके कार में ले जाता है और उसे मेडिसिन लगाने के लिए मेडिसिन निकालने लगता है। पर जब वो उसे मेडिसिन लगाता है तो दर्द की वजह से किया की मुंह से थोड़ी सी आवाज निकल जाती है, जिसे सुन करके जीशिंग उससे पूछता है कि क्या तुम बोल सकती हो। तो किया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जब मुझे चोट लगती है या दर्द होता है तो थोड़ी सी ऐसी आवाज निकल जाती है। तो जीशिंग लूसोंग की कई बात को याद करने लगता है कि किया के साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया था, जिसकी वजह से वो गूंगी हो गई। इसीलिए वो फिर शांत हो जाता है और किया से कहता है कि परेशान मत हो, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुनकर के किया सोचने लगती कि उसके दोस्त ने उसे अभी भी बताया है कि उसका यून परिवार धीरे धीरे करके सड़क पर आ रहा है और इन सब के पीछे जीशिंग का ही हाथ है। किया को लगने लगता है कि जीशिंग उसके लिए यून परिवार से बदला ले रहा है और यही सब सोच करके वो खुश होकर के जीशिंग से कहती है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही ज्यादा स्वीट है। जिस पर जीशिंग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है क्या कि तुम आग से खेल रही हो और तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर के किया सोचती कि इंसान कैसा है, अगर मैं कुछ अच्छा कहती हूँ तब भी इन्हें बुरा लगता है और मैं चुप रहती हूँ तब भी इन्हें बुरा ही लगता रहता है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने पर तो जीशिंग उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने क्लोज खींच करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके पास में असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि वो लड़का तो भाग गया। तो जीशिंग कहता है कि किसी भी हालत में उस लड़की को पकड़ करके उसका काम तमाम कर दो। ये सुनकर के किया हंसते हुए सोचती कि लैंग को पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये तो आपके लिए एक सपना ही रह जाएगा। जिसके बाद में जीशिंग देखता है कि किया उससे नाराज है। तो जीशिंग सोचता है कि मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं मनाया है, तो मैं इसे कैसे मनाऊं। और वो उसे कहता है कि देखो तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती हो।
और जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई उस आदमी को मैं पकड़ करके तुम्हारे सामने लाऊंगा, जिसके बाद में तुम उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल देना और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यून परिवार में फिर से बहुत सारे गिफ्ट भिजवा दूंगा। ये सुनकर के किया सोचती कि तू पागल हो गया है और वो उसे इशारे में कहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, मैं उन्हें कोई भी गिफ्ट नहीं देना चाहती हूँ। तभी जीशेंग उसके घाव पर देख करके कहता है कि कहीं इसका निशान न पड़ जाए और तुम्हें काफी ज्यादा दर्द भी हो रही है, तो चलो अस्पताल चल करके इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं। इतना कह करके उसे हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है, जहाँ वो किया को देख करके सोचने लगता है कि अगर यून परिवार इसके साथ में जानवरों जैसा व्यवहार ना किए होते तो आज मुझे एक प्यारी सी बोलने वाली वाइफ मिलती। इधर किया भी उसे देख करके सोचती कि आखिर जीशेंग मुझे इतनी देरी से क्यों घूर रहा है, अभी मेरे साथ में क्या करने वाला है, कहीं इसे मेरे ऊपर फालतू का शक तो नहीं हो गया। तभी जीशेंग के पास में उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि उस ड्राइवर की गर्दन पर हमें सुई चुभाने का निशान मिला है, जिसकी वजह से उसका टिकट कट गया। ये देख करके जीशेंग सोचने लगता है कि उस रात गुफा में भी उस लड़की ने मेरे गर्दन पर ही सुई चुभाया था, और यही सोच करके वो किया से पूछता है कि आखिर गर्दन पर सुई चुभाने से क्या होता है। ये सुन करके किया समझ जाती है कि जीशेंग को उसके ऊपर शक हो गया है और वो उसे अपनी बातों में उलझा करके उस बात को वहीं पर खत्म कर देती है। तभी जीशेंग के पास में उसके भाई लूसोंग की कॉल आती है और उसे बताता है कि एक आदमी हमें मिला है जो कि इस बात का दावा कर रहा है कि आपका जो खोया हुआ पेंडेंट है उसे एक लड़की शॉप पर बेचने के लिए आई थी और वो उस लड़की को पहचान सकता है। ये सुनकर के जीशेंग वहाँ से चला जाता है और उसकी शक्ल देख करके किया को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है और वो भी उसके पीछे जाती है, पर रास्ते में उसे जियाओ मिल जाती है और वो उससे कहती है कि लगता है कि मेरी छोड़ी हुई लड़की के साथ में तुम बहुत खुश हो, और इतना कह करके वो उसके साथ में बदतमीजी करने लगती है। तभी वहाँ पर जीशेंग आता है और उसे किया से दूर करता है, जहाँ वो आदमी जीशेंग से कहता है कि ये तो वही लड़की है जो कि पेंडेंट बेचने के लिए मेरी शॉप पर आई थी। ये सुनकर के उसके आदमी जिया को पकड़ करके वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद में जीशेंग उससे पूछता है कि लिटिल म्यूट आखिर तुम बाहर क्यों आई। तो किया उससे कहती कि मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे जियाओ मिल जाएगी, पर मुझे फिर से चोट लग गई। जिस पर जीशेंग उसे उठा करके कार में ले जाता है और उससे कहता है कि याद रखना कि अगर आगे से किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझे बताओगी, और अगर बिना पूछे तुम इधर उधर भागने की कोशिश की या फिर तुम बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये सुनकर के किया सोचती कि ये कभी गुस्सा हो जाता है, कभी इतना अच्छा हो जाता है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर मैं इस इंसान के साथ में रहूंगी कैसे। जिसके बाद वो जीशेंग से पूछती कि क्या आपने जियाओ को मेरे लिए पकड़वाया है। तो जीशेंग कहता है कि लगता है कि तुमने अपने आप को सच में कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। जियाओ के पास में मेरा गुफा में गायब हुआ पेंडेंट मिला है जिसे वो बेचने के लिए यहाँ पर आई थी। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो कि ये पेंडेंट तुम्हारी बहन जियाओ के पास में कहाँ से आया। तो क्या कहती कि इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो जीशेंग कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे साथ में चलो। इतना कह करके वो उसे जियाओ के पास में लेकर के जाता है। जियाओ तो किया को देख करके पूरी तरीके से भड़क जाती है और उसे मारने लगती है, जिस पर वो जियाओ को अपने आदमी से पकड़वा लेता है और उसे पेंडेंट दिखाते हुए पूछता है कि सच बताओ कि पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला, वरना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पर इससे पहले कि जियाओ कुछ बता पाती, किया सोचने लगती कि अगर इसने आज सच बता दिया तो आज तो ये इंसान मुझे मार ही डालेगा, और यही सोच करके वो बेहोश होने का नाटक कर लेती है। जीशेंग तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया, और वो समझ जाता है कि लगता है कि नाटक कर रही, इसीलिए उसके नोज को पुश करने लगता है। जिस पर किया सोचती कि अब बस भी करो, मेरे नाक में खुजली हो रही है और मुझे छींक आने वाली है। पर तब भी वो अपने आप पर कंट्रोल किए होती है और सोचती कि मुझे किसी भी हालत में होश में नहीं आना चाहिए, और वो नाटक करती रहती है। जीशेंग को लगता है कि शायद किया सच में बेहोश हो गई है। जीशेंग किया के पास में पड़े सुई को उठा करके जियाओ को दिखा करके पूछता है कि बताओ कि ये सुई किस काम में आता है। पर सुई को देख करके तो जियाओ डर करके बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जीशेंग कन्फर्म हो जाता है कि ये गुफा वाली लड़की नहीं है, क्योंकि जिसे इस सुई से इलाज करना आएगा वो तो इसे देख करके कभी भी नहीं डरेगा और न ही इस तरीके से बेहोश होगा। और वो अपने आदमियों से कहता है कि ध्यान रहे कि लड़की किया के आसपास भी भटकनी नहीं चाहिए। इतना कह करके वो किया को लेकर के घर चला जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि लिटिल म्यूट अब उठ भी जाओ और नाटक करना बंद कर दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, इसीलिए वो उसे डराने के लिए अपना शर्ट ओपन करने लगता है। किया सोचती कि लगता है कि आदमी मेरी बेहोशी का फायदा उठा करके मेरे साथ में कुछ गलत करने वाला है, इसीलिए वो फौरन से उठ जाती है और कहती कि आप मेरे साथ में ये सब नहीं कर सकते हैं। तो जीशेंग कहता है कि इसके बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी किया के पास में लैंग का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि जीशेंग बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसके गार्ड्स मुझे करीब करीब ढूंढ करके मार ही डाले थे, पर मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग निकला। आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। किया सोचती कि पता नहीं मैं कैसे खतरनाक इंसान के हाथों फंस गई हूँ, मुझे कुछ करके यहाँ से जल्दी निकलना होगा, और यही सोच करके वो वहाँ से जाने लगती है। पर तब तक तो जीशेंग आ जाता है और किया से कहता है कि इतनी आधी रात में तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता है कि टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है।
तो किया उससे कहती कि मैं तो बस दादी माँ को देखने जा रही थी। तो जीशंग कहता है कि दादी माँ को तुम कल देख लेना, क्यों ना आज हम पति पत्नी वाले रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इतना कहकर के वो उसके क्लोज जाने लगता है, जिस पर किया उसे बाइट कर लेती है, पर जीशंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और वो उसे घूरे ही जा रहा होता है। किया सोचती कि इसके ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो जीशंग उससे कहता है कि याद रखना कि मेरी परमिशन के बिना तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद किया लैंग को मैसेज करके कहती कि मुझे जल्दी जियाओ के पास जा करके उस पेंडेंट को लेना होगा, वरना मेरा भांडा फूट जाएगा और ये आदमी मुझे मार डालेगा। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीशंग तो बाहर ही खड़ा था और वो उससे पूछता है कि अब क्या बहाना है, तुम कहाँ जा रही हो। तो किया उससे कहती कि मैं अपनी बहन को देखना चाहती हूँ, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आखिरकार हम एक साथ पले बड़े हैं, इसीलिए मैं उसे देखने जाना चाहती हूँ। तो जीशंग कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा बर्ताव करती है। तो क्या तुम्हें उसके ऊपर आज बहुत प्यार आ रहा है? ये कुछ अजीब बात नहीं है। तो किया कहती कि मुझे आपकी बकवास बात नहीं सुननी है, आप हमेशा ही गुस्से में बात करते रहते हैं। तो जीशंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें अपनी बहन को देखने जाना है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी बहन से क्या बात करती हो। जिसके बाद जीशंग किया को जियाओ के पास लेकर के जाता है और फिर से जियाओ से पूछता है कि ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला। लेकिन जियाओ अभी भी सच नहीं बताती है और वो सोचती कि लगता है कि पेंडेंट बहुत ही ज्यादा महंगा है, इसीलिए वो उसे झूठ बोलने लगती है कि पेंडेंट मेरा ही था। जिस पर जीशंग उसे अपने आदमी से मरवाने लगता है। तो किया उसे कहती कि प्लीज इसे मत मरवाओ, ये मेरी बहन है। लेकिन जियाओ अभी भी झूठ पे झूठ बोली जा रही थी, इसीलिए वो अपने आदमी से कहता है कि इसे बाहर फेंक दो। इतना कह करके वो किया को लेकर के घर वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद में जीशंग किया के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या ये ड्रेस तुमने न्यू खरीदी है। तो किया उसे बताती है कि ये ड्रेस मुझे दादी माँ ने दी है। जिस पर जीशंग उसे किस कर लेता है। तो किया पीछे हट जाती है। तो जीशंग उसे क्लोज जाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम इतनी क्यूट सी ड्रेस पहन करके मुझे सीड्यूस कर रही हो और मैं बहक सकता हूँ? किया सोचती कि भला मैं आपके जैसे सन के इंसान को क्यों बहकाने लगी, और वो अपना फेस क्लोज कर लेती है और धीरे से उसे देखते हुए सोचती कि है तो आप बहुत हैंडसम। उसकी ऐसी हरकत देख करके जीशंग बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और दिलचस्प लड़की है, और उससे कहता है तो फिर चले हम एक साथ बात लें। ये सुन करके किया उसे धक्का दे करके वहाँ से चली जाती है। पर किया जैसे ही बाहर आती है तो उसे अंदर से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो वापस से भाग करके जीशंग के पास जाती है। तो वो देखती है कि जीशंग गिर गया है। जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जीशंग की कंडीशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। किया सोचती कि मुझे तो लगा था कि आपकी सिकनेस एक अफवाह है, पर वाकई में आप बहुत ही ज्यादा बीमार है और इसीलिए आपका नेचर ऐसा हो गया है। पर जीशंग उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें मेरे ऊपर दया करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर किया उसे गले से लगा लेती है और सोचती कि आपको आराम की जरूरत है। इतना कह करके वो उसे बेहोश कर देती है और उसे बेड पर ले जाकर के सुलाने लगती है। पर जीशंग उसे अपने क्लोज खींच लेता है। तो किया सोचती है लगता है कि इसे साथ की जरूरत है, इसीलिए वो उसके साथ सो जाती है। पर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो चेक करती है कि कहीं उसके साथ जीशंग ने कुछ गलत तो नहीं किया है। पर जीशंग ने उसे टच तक नहीं किया था। ये देख करके किया चैन की सांस लेती है। तभी उसकी नजर क्रेडिट कार्ड पर पड़ती है जिसे जीशंग उसके लिए रख करके गया था। तभी उसके पास में लैंग की कॉल आती है और उसे बताता है कि जीशंग के आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और भागने के चक्कर में मेरा पेन ड्राइव कहीं खो गया है जिसमें हमारी फोटोज और सारे प्लान थे। पर तुम परेशान मत होना, मैं इस ड्राइव को उनके हाथ में नहीं लगने दूंगा। किया सोचने लगती है कि अगर ये ड्राइव जीशंग के हाथ में लग गई तो बहुत बुरा होगा। जल्दी मुझे अपनी माँ के बारे में सारी जानकारी निकाल करके बाइचेन परिवार को छोड़ना होगा। जहाँ वो दादी माँ के पास जाकर के अपनी माँ के बारे में पूछती है तो दादी बताती है कि मैंने उन्हें एक पागल खाने में देखा था, पर जब मैंने उनसे बात की तो वो मुझे कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी। तभी एक औरत आकर के उन्हें अपने साथ लेकर के चली गई जो कि लगभग मेरी उम्र की थी। ये सुनकर के किया समझ जाती कि जरूर वो मेरी सौतेली माँ की मदर होंगी। और जब वो दादी माँ को उनकी फोटो दिखाती है तो दादी माँ उन्हें पहचान जाती है और बताती कि हाँ यही औरत थी, पर ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब यहाँ पर किया कंफर्म हो जाती है कि उसकी मदर को रुकसिन ने गायब करवाया था। तभी उसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि कल जियाओ का जन्मदिन यून परिवार सेलिब्रेट करने वाला है। तो किया कहती कि मैं भी कल तुम लोग को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ। अब उस पार्टी में जीशंग भी मौजूद होता है। तो लूजंग उससे पूछता है कि आप तो किसी भी इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, पर आप यहाँ पर कैसे आ गए? इधर मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि आपने अपनी बेटी की शादी बाइचेन परिवार में कर दी है। अब यहाँ पर उसकी मदर फंस जाती है क्योंकि जियाओ तो उनके बगल में ही बैठी थी और वो कहने लग जाती है कि आज उसका जन्मदिन है, हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। लूजोंग कहता है कि कितनी चालाक औरत है, अपनी बड़ी बेटी को विदेश भेजती है और दूसरी बेटी को प्रिंसेस बना करके रखी है और उसकी जगह किया को धोखे से आपके पास भेज दिया गया है और उसके नाम की सारी संपत्ति वो अपने दोनों बेटियों में बांटने वाली है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है और किया फटे पुराने कपड़े पहन करके वहाँ पर आ जाती है जैसे कि उसकी स्टेप मदर उसे हमेशा रखती थी, जिसे देख करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं और शेन परिवार पर थू थू करने लगते हैं। लूजोंग कहता है कि सुबह तक तो भाभी बिल्कुल ठीक थी,
ये उन्होंने अपना क्या हाल बना लिया है। तो जीशेंग कहता है कि उसके ऐसा करने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। अब इससे पहले कि वहाँ का माहौल खराब होता, रुक्सिन कहने लग जाती कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमने अपने तीनों बच्चों में कभी भी कोई फर्क नहीं किया है और आज हमने इसके हिस्से की भी शेयर देने के लिए तैयार किए हैं। पर जब किया आगे बढ़ती तो उसकी मदर कहती है कि 3 नंबर फाइल उठाने के लिए, पर वो जियाओ के सामने की फाइल उठा लेती है, जहाँ उसकी मदर अपने आदमियों से उसके हाथ से वो फाइल छीनने के लिए कहती है। पर जीशेंग आकर के उन आदमियों को किया से दूर करके वहाँ से उसे बाहर लेकर के चला जाता है। तो किया उससे पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जीशेंग उससे कहता है कि पहले ये बताओ कि 15% शेयर के लिए तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो किया कहती कि मेरा फाइल मुझे वापस करिए। तो जीशेंग उससे कहता है कि तुम मुझसे प्यार से भी मांग सकती हो और अगर तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पूरे यून परिवार को तुम्हारे कदमों में ले आऊंगा और अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। इस बात पर किया उस दिन के वॉशरूम वाली बात सोच करके पीछे हट जाती है। तभी वहाँ पर जिया हुआ करके उनकी फोटोज लेते हुए कहने लगती कि जंगली लड़की, तुम शादी के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ में घूम रही हो। पर वो जीशेंग को देख करके फ्लैट हो जाती है और सोचती कि इसे तो मेरे साथ होना चाहिए था। और वो जीशेंग से कहती कि देखो तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, कहाँ इस गवार गूंगी और शादीशुदा सेकंड हैंड लड़की के चक्कर में पड़ गए हो, तुम्हें तो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाना चाहिए। जिस पर जीशेंग कहता है कि पर तुम तो मुझे बकरी जैसी लगती हो। इतना कह करके वो किया को उठा करके वहाँ से जाने लगता है। पर जियाओ तो इस बात पर बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है। बाहर आकर के जीशेंग किया से कहता है कि सामने वाली शॉप से जाकर के दादी की पसंदीदा पेस्ट्री लेकर के आओ। जिस पर किया उससे पूछती कि अगर मैं वो पेस्ट्री ला करके आपको दे देती हूँ तो क्या आप मेरे पेपर मुझे वापस कर देंगे। तो जीशेंग उससे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे सौदा कर सकूं। ये सुनकर के किया कहती कि आप एक बहुत ही दुष्ट इंसान है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। पर जीशेंग उसे बुला करके कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह से ये सुनना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, प्लीज एक बार बोलो ना। जिस पर किया वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। तभी वहाँ पर जिया आती है और जीशेंग से कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिस लड़की के पीछे तुम पैसों के लिए भाग रहे हो वो लड़की बहुत खतरनाक है। जब मैं छोटी थी तो उसने मुझे सुई चुभा करके बेहोश कर दिया था। तब से लेकर के आज तक मेरी गर्दन में दर्द रहता है और एक दिन वो तुम्हें भी बेहोश कर देगी। मेरे पास उससे कहीं ज्यादा पैसे हैं, अगर तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहो तो तुम बन सकते हो। तो जीशेंग कहता है कि मुझे ऐसे लोग से सख्त नफरत है जिन्हें करंट अफेयर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। अब इससे पहले कि पीछे वाली कार तुम्हें ठोक दे, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर के जियाओ अपना मुंह लेकर के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जीशेंग कहता है कि लिटिल म्यूट, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने दिनों तक गूंगी बने रहने का नाटक करती हो, पर आज तुम्हारे नाटक का आखिरी दिन होगा। तभी जीशेंग के बाद में लूजोंग की कॉल आती है और लूजोंग उसे बताता है कि लैंग नाम की लड़की के पास से हमें एक ड्राइव मिला है जिसमें भाभी के साथ की उसकी फोटोज है। हमें नहीं पता है कि उसका उसके साथ में क्या रिश्ता है। मैंने आपको फोटोज भेज दिए, आप देख करके खुद ही समझ जाइएगा। उस फोटो को करके तो जीशेंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारा उस लड़के के साथ में क्या रिश्ता है, तुम मुझसे क्यों मिलती रहती हो। जिसके बाद में वो अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि किया के सामने पूरी स्पीड में कार लेकर के जाओ, लेकिन उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वो चीखती है या नहीं। और उसके कहने पर उसके आदमी ऐसा ही करते हैं। पर किया मोबाइल पर चैट करने में इतनी बिजी थी कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं लगता है, पर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाती नहीं है। ये नजारा देख करके जीशेंग सोचता है कि वाकई में लड़की नहीं बोल सकती है। और जब किया उसकी कार में आकर के बैठती है तो जीशेंग को अपने किए पर काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है। किया जब घर से आती है तो वो अपने सामने उस फाइल को देख करके काफी खुश हो जाती है। तो जीशेंग पीछे से आकर के कहता है कि इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तो उस फाइल की कॉपी है। अगर तुम सही में उस फाइल को पाना चाहती तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो किया उससे कहती कि मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तो जीशेंग कहता है कि बिना सुने ही तुमने मान भी लिया, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जब भी चाहूँ तुम मेरे साथ सोने के लिए अवेलेबल रहोगी। ये सुनकर के तो किया अपना सुई उठाने लगती है, जिस पर जीशेंग कहता है कि इस बात की परमिशन नहीं है और वो उसे उठा करके अपने साथ बेड पर ले जाता है। किया जब सुबह उठती तो उसे समझ में आता है कि जीशेंग बस उसे अपने साथ सोने के लिए कह रहा था, उसका कोई गलत मतलब नहीं था, क्योंकि उसे किया के साथ सोने में काफी सुकून मिलता था। अगले दिन किया की फैमिली बाइचेन हाउस आती है, जहाँ जियाओ किया को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी उस दिन पार्टी में फटे पुराने कपड़े पहन करके आकर के हमें जलील करने की। तुम्हारी वजह से शैन परिवार को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। जिस पर किया भी उसे 2 थप्पड़ लगा देती है। तो उसकी मदर आकर के उसे रोकते हुए कहती कि ये ऐसे नहीं मानेगी और वो किया को धमकाते हुए कहती कि जितनी जल्दी हो सके इन पेपर्स पर साइन करके उन 15% शेयर को हमारे नाम वापस से कर दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। लेकिन किया उस फाइल को फेंक देती है, जिस पर उसकी मदर उसे पकड़ करके मारने के लिए हाथ उठाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर जीशेंग आकर के उसकी मदर को किया से दूर करता है। तो जियाओ कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो कि तुम बाइचेन फैमिली में भी इस लड़की को बुला ली। अब देखो मैं तुम दोनों की फोटो कैसे दादी को दिखाती हूँ। तभी वहाँ पर दादी आती है और पूछती कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ किया की मदर और उसकी बहन आकर के दादी से कहने लग जाती कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि हमारी लड़की इतनी चरित्रहीन है जो कि दूसरे मर्दों को बाइचेन फैमिली में मिलाना शुरू कर देगी। तो दादी पूछती कि कहाँ दूसरा मर्द है, मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो जियाओ उन्हें जीशेंग को दिखाते हुए कहती कि यही तो वो लड़का है। ये सुनकर के तो दादी माँ सोचती कि ये दोनों तो पागल हो गई हैं
और वो किया की मदर से कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपनी बेटी के लिए इतने गंदे शब्दों का उपयोग कर सकती हो। ये तो हमारा पोता जीशेंग है जो कि बाइचेन फैमिली का युवा मास्टर है। ये सुनकर के तो उन दोनों के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और जियाओ कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि जीशेंग अपनी बीमारी की वजह से मर रहा है। ये सुनकर के तो दादी गुस्सा हो जाती है और अपनी गार्ड से कहती है कि इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो और ध्यान रहे कि आज के बाद में बाइचेन फैमिली में इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो दादी माँ किया से कहती कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये सब यहाँ पर आकर के ऐसा बवाल करेंगे। और वो जीशेंग से कहती कि मेरी बहू को लेकर के उसके रूम में जाओ, तो जीशेंग उसे उठा करके वहाँ से लेकर के चला जाता है। दूसरी तरफ हम रुक्सिन को देखते हैं जो कि अपने मदर के घर जाती है और सारी बात बताती है और कहती है कि हमारे 15% शेयर उसने अपने नाम पर कर लिए, अब हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। जहाँ उसकी मदर उसे एक आइडिया देती है और कहती है किया को किसी लड़की के साथ में फंसा करके उसकी गलत तस्वीरें निकाल लो, जिसके बाद में तुम उसे बड़ी आसानी से ब्लैकमेल करके वो शेयर्स वापस ले सकती हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो फोटोज तुम वायरल कर देना और इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। और इसी प्लान के तहत वो किया के पास में एक फोटो भिजवाती है। जब किया उसे खोल करके देखती है तो उसमें उसकी मदर की फोटो होती है और पीछे लिखा होता है कि अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहती तो मेरे साथ डिनर करने के लिए आ जाना। किया समझ जाती है कि ये काम रुक्सिन की मदर का है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों के बाद दिख रही हूँ, तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी हो। तो किया उनसे फोटो दिखा करके कहती कि आखिर आप मेरी माँ से मुझे कब मिलाएंगी, जिस पर उसकी नानी कहती कि पहले ये सब खा करके खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें ले चलती हूँ। जिस पर किया उनका दिया हुआ ड्रिंक पी जाती है और पी करके उसे बेहोश हो जाती है। तो रुक्सिन की मदर कहती है कि तुम कितने भी होशियार क्यों ना हो जाओ, लेकिन मुझसे आगे कभी भी नहीं निकल सकती हो। तभी वहाँ पर जियाओ आती है तो वो उनसे कहती है कि ये सारा मामला मैं तुम पर छोड़ती हूँ, तुम हैंडल कर लेना। जिस पर जियाओ उसे अपने आदमी से उठवा करके होटल रूम में ले जाती है और उससे कहती कि देखो अब मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ, तुमने मुझे जलील किया था ना, आज के बाद में तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि किया बेहोश नहीं हुई थी, वो उठ जाती है और लैंग को कॉल करके कहती कि हमारा प्लान तैयार है ना। तो लैंग कहता है कि आप परेशान मत होइए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा सब कुछ कर दिया है। दूसरी तरफ जीशेंग लुजोंग के साथ में किया को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है, पर जब वो होटल रूम के अंदर इंटर करता है तो किया गाना गा रही थी जिसे वो सुन लेता है और वो अंदर जाकर के किया से पूछता है कि अभी अभी तुम ही गाना गा रही थी ना। तो किया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे मोबाइल में बज रहा था। तो जीशेंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि मोबाइल में बज रहा था, लेकिन मैं जैसे ही अंदर आई ये बंद कैसे हो गया। तो किया कहती कि मैं तो इसे बंद करने वाली थी। ये सुनकर के जीशेंग बाहर चला जाता है, पर उसे पूरा शक हो जाता है कि किया बोल सकती है। किया जैसे ही बाहर निकलती है तो वो उसके कान में लगे हुए साउंड जनरेटर को देख करके उसे पूछता है कि ये क्या है। तो किया उसे बताती है कि मैंने काले बाजार से खरीदा है, ये साउंड जनरेटर है जिससे कि मैं बोल सकती हूँ। तो जीशेंग कहता है कि ठीक है फिर इसे लगा करके मुझे बोल करके दिखाओ। किया जैसे ही उसे लगा करके बोलती है तो जीशेंग कहता है कि पता नहीं क्यों तुम्हारी वॉइस मुझे कुछ जाने पहचाने सी लग रही है, जिस पर किया उसे तरह तरह की सफाइयां पेश करने लगती है। लेकिन जीशेंग को शक हो जाता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जो गुफा में है, क्योंकि उसकी वॉइस उसे अच्छी तरीके से याद थी। और जीशेंग कहता है कि मुझे ऐसी चीजों के बारे में पता क्यों नहीं चला, वरना मैं तुम्हारे लिए तो पहले ही ले आता, ये तुम्हें ही कैसे मिल गया। और वो उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि वो गुफा वाली लड़की तोते की तरह बोल रही थी और उसकी वॉइस तुमसे बिल्कुल मिलती जुलती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस लड़की को मैं इतने समय से ढूंढ रहा हूँ मेरे नाक के नीचे ही रह रही है। यहाँ पर किया फंस जाती है और जीशेंग से कहती कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, ये तो इस मशीन के द्वारा जनरेट की हुई वॉइस है, मेरी खुद की कोई भी आवाज नहीं है। आखिर आप किसी इंसान की इस मशीन की आवाज के साथ में कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर के जीशेंग शांत हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि किया अभी भी नहीं बोल सकती है, क्योंकि वो उसे बोलते हुए देखना चाहता था, लेकिन किया इस बात को नहीं समझ पा रही थी। जीशेंग किया से कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम मुझे अब ये बात समझाने की कोशिश करोगी कि आखिर तुम इस होटल रूम में क्या कर रही हो और अभी भी तुम्हारे रूम से जियाओ निकल करके क्यों गई है। तो किया उसे बताती है क्योंकि मेरी माँ रुक्सिन की माँ के अंडर में है और उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया था और मुझे मजबूरन उनके पास जाना पड़ा, जिसके बाद में उन्होंने मेरे खाने में कुछ मिला करके मुझे बेहोश करके यहाँ पर शिफ्ट करा दिया। अब वो मेरे साथ में क्या करना चाहती है इस बात का तो मुझे भी अंदाजा नहीं है। उसकी बात सुन करके तो जीशेंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो लुजोंग को कॉल करके ऊपर बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बताना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी भाभी यहाँ पर क्या कर रही है। किया को देख करके लुजोंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि माफ करिएगा भाई, मैं काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे शेन परिवार का ही हाथ है, मैं अभी भी इस बात को हैंडल करता हूँ। लुजोंग को इस तरीके से डरता हुआ देख करके किया सोचती कि मुझे तो लगा था कि जीशेंग अपने भाई के साथ में बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये तो उसके साथ में भी काफी रूड है, जबकि लुजोंग एक बहुत ही मेहनती लड़का है। और वो जीशेंग से कहती कि इस मामले को मैं खुद ही सुलझाना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसमें पड़े। उसकी बात सुनकर के जीशेंग वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद में किया लैंग को कॉल करके कहती है कि बेटर का ड्रेस पहन करके जियाओ के रूम में जाओ और उससे कहो कि बाइचेन परिवार के थर्ड मास्टर यानी कि लुजोंग उसे अपने रूम में इनवाइट किए हैं। तो लैंग कहता है कि पर इन सब में तुम अपने दीवर का नाम क्यों यूज कर रही हो। तो किया कहती कि तुम नहीं समझोगी। अब किया की बात मान करके लैंग जियाओ के पास जाकर के वही सब कह देता है। जियाओ सोचती
सोचती कि लगता है कि मैं लूसोंग को पसंद आ गई हूँ, अगर मैंने उसे फंसा लिया तो मैं भी बाइचेन परिवार की बहू बन जाऊंगी। और यही सब सोच कर वो उसके बताए गए रूम में चली जाती है, जहाँ पीछे से आकर के उसे एक आदमी पकड़ लेता है। जियाओ सोचती कि लगता है कि लूसोंग आ गया और वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी वहाँ पर किया आकर के उन दोनों की फोटोज लेने लगती है और कहती कि यहाँ पर कोई भी लूसोंग नहीं है। उसकी आवाज सुनकर के जियाओ शॉक्ड हो जाती है और कहती कि क्या तुम बोल भी सकती हो, और अगर ये मिस्टर लूसोंग नहीं है तो ये कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे फंसाने चली हो। इतना कह करके उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। तो किया कहती कि ये सब तुम बाद में कर लेना, पहले ये सोचो कि अगर मैंने ये फोटोज ऑनलाइन पोस्ट कर दी तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर जियाओ कहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। किया कहती कि ठीक है, पर ये बताओ कि मेरी माँ कहाँ है। और यहाँ पर ये सारा नजारा जीशेंग सीसीटीवी फुटेज में लाइव बैठ करके देख रहा था। लूसोंग कहता है कि भाभी तो बिना किसी साउंड जनरेटर के ही बोल रही है, इसका मतलब कि वो शुरू से ही आपसे झूठ बोलती आ रही थी। जीशेंग का तो खून ही खोल रहा होता है और वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कब तक झूठ बोलती रहेगी। लूसोंग कहता है कि हम बहुत टाइम से उसकी मदर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। जिस पर जीशेंग कहता है कि कुछ भी हो जाए पर तुम्हें उन्हें ढूंढ करके लाना पड़ेगा। इधर जियाओ डर से बता देती है कि मेरी माँ ने तुम्हारी मदर को तहखाने में बंद करके रखा था, लेकिन मेरी बहन मिंग विदेश आने से पहले उनकी जगह चेंज कर दी है और वो जगह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। ये सुनकर के किया सोचती कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ और आखिर मेरी माँ का पता मुझे नहीं मिल पाया। और वो जियाओ से कहती कि 5 दिन के अंदर अगर तुमने मेरी माँ के बारे में पता करके नहीं बताया तो मैं क्या करूंगी, ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर जीशेंग लूसोंग से कहता है कि मुझे सेम वैसा ही जनरेटर चाहिए, पर वो अंदर से खराब होना चाहिए। अगली सुबह जब जीशेंग की आंख खुलती है तो वो बहुत प्यार से किया को देखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी किया उठती है और सोचती कि क्या जीशेंग को मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कहीं उसे मर्दों में तो इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम देखते कि किया सबके लिए गिफ्ट लेकर के आती है। तभी वहाँ पर जीशेंग आता है तो दादी माँ बताती है कि देखो ये सबके लिए गिफ्ट लेकर के आई है। तो जीशेंग कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि इसने उसमें एक मेंस वेयर भी खरीदा था, पर वो मेंस वेयर तो वो असिस्टेंट के लिए लाई थी। ये देख करके तो जीशेंग का खून ही खोल उठता है और वो किया से पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो दादी कहती है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता है सिर्फ उसे गिफ्ट मिलता है। तो जीशेंग कहता है कि फिर ठीक है, अब समय आ गया कि मैं अपना गिफ्ट खुद से ले लूँ। इतना कह करके वो उसे उठा करके अपने रूम में ले जाता है। तो किया कहती कि नहीं नहीं ये सब मत करना। तो जीशेंग कहता है कि फिर मैं क्या करूँ। तो किया कहती कि देखिए मैं आपके साथ में बहुत शांति से रहने की कोशिश करती आ रही हूँ, पर हर बार आप मुझे बहुत परेशान करते हैं क्योंकि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि आपको मेरा लाया हुआ गिफ्ट भी पसंद नहीं आएगा, पर मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पहले मैं आपसे बहुत डरती थी पर अब मैं नहीं डरूंगी। इतना कह करके मुझे किस कर देती है। तो जीशेंग कहता है कि मैं तुम्हारी बिना मर्जी की तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम खुद अपनी इच्छा से खुद को मुझे गिफ्ट कर दोगी। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब उसे क्या पता था कि जीशेंग उससे प्यार करने लगा था। इधर लूसोंग जीशेंग को नकली साउंड मशीन ला करके दे देता है, जिसे वो असली मशीन के साथ में चेंज कर देता है। किया जैसे ही बाहर निकलती तो वो उससे पूछता है कि एक बार मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तो किया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उस नकली मशीन को कान में लगा लेती है। तो जीशेंग उससे कहता है कि तुम्हारी माँ के लापता होने के पीछे तुम्हारी नानी और तुम्हारी बड़ी बहन मिंग का ही हाथ लग रहा है। तो किया कहती कि थैंक यू जीशेंग मेरी माँ के बारे में पता करने के लिए। उसकी रियल आवाज सुन करके तो जीशेंग गुस्से से पागल हो जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कितने मौके दिए सच बोलने के। किया तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर अचानक से जीशेंग को हो क्या गया, और वो उससे कहती कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। इतने पर जीशेंग वो मशीन उसके कान से निकाल करके फेंक देता है और कहता है कि चिल्लाओ और ज्यादा चिल्लाती रहो। उसका ये रूप देख करके किया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो जीशेंग कहता है कि तुम्हें मैं फिर से मौका दे रहा हूँ, लेकिन किया अब भी नहीं बोलती। तो जीशेंग कहता है कि फिर ठीक है। इतना कह करके उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। तो किया सुई को उठाने की कोशिश करती है। तो जीशेंग उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि गुफा नहीं है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती हो। अब तुमने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। इतना कह करके उसकी ड्रेस को हटा देता है, जिस पर किया चिल्ला उठती है। तो जीशेंग कहता है कि वाह तुम्हारे पास तो जुबान भी है, तो आज तुम पूरी रात चिल्लाती रहोगी। जिस पर किया कहती कि मेरे साथ में ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करिएगा, मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी और आपके 200 मिलियन ब्याज सहित वापस कर दूंगी। जिस पर जीशेंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और इन्हें इस हालत में देख करके अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। किया जीशेंग से पूछती कि आपको कब पता चला कि मैं बोल सकती हूँ। तो जीशेंग उससे कहता है कि पता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या लिखा है, तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। लड़ाई खत्म होने के बाद में वो दोनों दादी के पास लंच करने चले जाते हैं। अब दादी माँ किया को बोलता हुआ देख करके शॉक्ड हो जाती है। तो किया बताती है कि मैं एक चमत्कारी डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। ये सुनकर के तो दादी खुश हो जाती है और जीशेंग से कहती है कि तुम भी उनके पास जाकर के अपनी बीमारी का इलाज क्यों नहीं कराते हो। तो जीशेंग कहता है कि मेरा इलाज सिर्फ किया ही कर सकती है। ये सुनकर के दादी माँ हंसने लगती है और कहती है कि अब तुम दोनों जल्दी से मुझे ग्रैंड चाइल्ड दे दो। तो जीशेंग कहता है कि इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है।
ये सुनकर के किया शर्मा करके वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे जीशेंग के अंकल की बेटी वैन मिल जाती है और वो उससे कहती कि तुम अभी तक मरी नहीं, ऊपर से तुमने मेरे भेजे हुए ड्राइवर को भी ठिकाने लगा दिया, पर अब मैं तुम्हें जीशेंग को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। उसकी बातें सुनकर के किया समझ जाती कि अच्छा तो इसी ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए ड्राइवर को भेजा था, पर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तभी वहाँ पर जीशेंग आता है, जिसे देख करके वैन इतराने लगती है। तो जीशेंग कहता है कि 10 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर के वैन भड़क जाती है और किया को अपने आदमी से पकड़वा करके कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पर जिस चेहरे के दम पर तुम मर्दों को फंसाती हो, आज उस चेहरे को मैं बिगाड़ दूंगी। इतना कहकर के वो आगे बढ़ती है, जिस पर जीशेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वैन कहती कि क्या आप भूल गए कि मैं हु परिवार से बिलोंग करती हूँ? क्या आप इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हु परिवार से दुश्मनी लेना चाहते हैं? तो जीशेंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरे अलावा इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। इतना कहकर के वो किया को अपने साथ लेकर के चला जाता है और किया से कहता है कि तुम तो मेरे बिना यहाँ पर एक कदम भी सरवाइव नहीं कर सकती हो और मेरी तरह तुम्हें कोई चाहने वाला भी नहीं मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेबी को जन्म दो। ये सुनकर के किया शर्मा करके वहाँ से चली जाती है और लैंग से जाकर के मिलती है और उससे अपनी माँ के बारे में बात करने लगती है। तो लैंग उसे बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि जियाओ को तुम्हारी माँ के बारे में पता है, पर इतने पर तो वैन उन दोनों की फोटो लेकर के जीशेंग को भेज देती है। किया जब घर जाती है तो जीशेंग उसे वो फोटोज दिखा करके पूछता है कि ये आदमी कौन है और तुम इसके साथ में क्या कर रही थी? तो किया उससे कहती कि ये फोटोज वैन ने आपको भेजा होगा, जबकि आप जानते कि वो मुझसे नफरत करती है और मुझे मारना चाहती है। तो क्या आप ऐसी लड़की की बातों पर यकीन करके मुझ पर शक कर रहे हैं? तो जीशेंग कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी ये बात तुमसे पूछना चाहता था कि आखिर ये लड़का कौन है। तो किया कहती कि ये लैंग है और मैं इसे जानती हूँ क्योंकि वो मेरी माँ के बारे में पता कर रहा है, इसीलिए मैं उससे मिलने गई थी। उसकी बातें सुनकर के जीशेंग को लगता है कि मैंने खामखा इसके ऊपर शक कर लिया, पर इस बात से नाराज होकर के किया घर से बाहर चली जाती है। तो जीशेंग भी उसके पीछे जाता है और उसे उठा करके अपनी कार के पास ले आता है और कार की डिग्गी खोलने के लिए कहता है। किया जब उसे ओपन करती है तो उसमें बहुत सारी डॉल्स होती हैं। जीशेंग उससे कहता है कि तुम्हें तो ये सब बहुत पसंद है ना। तब किया को याद आता है कि उसने जीशेंग को बताया था कि जब वो छोटी थी तो उसकी मदर अपने हाथों से उसके लिए डॉल बनाया करती थी जिससे वो खेलती थी, पर जब उसकी मदर गायब हो गई तब जिया और मिंग मिलकर के उसका डॉल छीन ली थी और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। किया जीशेंग से कहती है कि आपको मेरी सारी कई बातें याद थी? तो जीशेंग कहता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद थी और मैं जल्दी तुम्हारी माँ को ढूंढ निकालूंगा। इतने पर किया उसे हक कर लेती है और मन में धन्यवाद करती हुई सोचती है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और वो उसे कहती कि मैं अपनी माँ को खुद ढूंढ लूंगी, आप परेशान मत होइए। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर के उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें जीशेंग घायल हो जाता है और वो जैसे तैसे करके किया को लेकर के वहाँ से भागता है, पर गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। तो जीशेंग किया को कार से उतर करके छुपने के लिए कहता है और खुद उन गुंडों से लड़ने के लिए चला जाता है। किया सोचती कि मैं जीशेंग को मरने नहीं दे सकती हूँ और वो वहाँ पर पहुँच करके उन गुंडों के ऊपर बेहोशी वाली पाउडर डाल करके जीशेंग को फौरन से मेडिसिन खिलाती है और गुंडों को पॉइंट करके जीशेंग को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर लूसोंग अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और उन्हें लेकर के घर जाता है, पर जीशेंग की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते कि इनका ब्लड इन्फेक्शन अभी तक कम नहीं हुआ है, जबकि हम इन्हें ठीक करने का हर एक संभव प्रयास कर चुके हैं। तो जीशेंग डॉक्टर से पूछता है कि मेरे पास कितना समय है? तो डॉक्टर बताते कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ किया नींद में बड़बड़ाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज जीशेंग को मत मारो, जिस पर जीशेंग उसे उठा करके बेड पर सुलाता है। तभी किया के फोन पर लैंग की कॉल आती है, जिसे जीशेंग रिसीव कर लेता है, जहाँ लैंग उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें मोबाइल कम यूज करना चाहिए और तुम उस बीमार जीशेंग की चिंता मत करो, वैसे भी वो जल्दी मरने वाला है, तब तक तुम उसका विश्वास बनाए रखो ताकि हमारा प्लान फेल ना हो जाए। प्लान कामयाब होने के बाद में तुम उसे छोड़ करके वहाँ से निकल जाना। ये सब सुन करके जीशेंग का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो गुस्से से किया से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ में ये सब क्यों किया? तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है? तो किया कहती कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ है? तो जीशेंग कहता है कि भरोसे का नाम तुम पर सूट नहीं करता है, तुमने हर कदम पर मुझसे झूठ बोला है। तो किया कहती कि आज मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला था, मैं सच में बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कि वो गुंडे आपको मार डालेंगे, पर मुझे अब इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। और हाँ, मैं ही उस दिन गुफा में थी और मैंने आपसे इसलिए झूठ बोला था क्योंकि मैं डर रही थी कि कहीं आप मुझे मार न डाले, क्योंकि आप मुझे इतने टाइम से ढूंढ रहे थे और हर बार मैं आपसे छुपती आ रही थी। अगर आप मुझे इस बात के लिए मारना चाहते तो अभी मुझे जान से मार डालिए, और अगर आप मुझे नहीं मार सकते तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज रात मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी, जिसके बाद में मैं आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगी। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, पर जीशेंग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसे ऐसी हालत में देख करके किया उसके पास दौड़ करके जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या आप ठीक हैं?
किया जब जीशेंग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जल्दी अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इनकी जान चली जाएगी। पर जीशेंग इतने गुस्से में होता है कि वो किया को खुद से दूर करने लगता है। तो किया उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको मेरे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका ट्रीटमेंट करके आपको ठीक करना चाहती हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मैं आपको ठीक नहीं कर पाई तो मैं खुद की भी जान ले लूंगी। तो जीशेंग कहता है कि तुम्हें खुद की जान लेने की परमिशन नहीं है, वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब किया अपने दिमाग और स्किल के दम पर जीशेंग को ठीक कर देती है, जहाँ जीशेंग उससे कहता है कि जब तुम किसी की ट्रीटमेंट करती हो तो तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर के किया शर्मा करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जीशेंग उसे अपने क्लोज खींच करके उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक आखिरी बार माफ कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम मुझे छोड़ करके जाने की सोचना भी मत। तो किया कहती कि किसने कहा कि आप मर जाएंगे, मैंने न केवल आपकी जान बचाई है बल्कि उस इन्फेक्शन को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है जिसके कारण आप मरने वाले थे। अब आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ भी नहीं होगा और अब से आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो जीशेंग कहता है कि ठीक है, जहाँ वो उसके साथ में सो जाती है। कुछ देर के बाद में किया के पास में लैंग का कॉल आता है और उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ लैंग उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि मिंग विदेश से वापस आ रही है, तो ये अच्छा मौका है उसका पीछा करके तुम्हारी माँ तक पहुँचने का। तभी वहाँ पर जीशेंग भी आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके सुबह सुबह यहाँ पर इससे मिलने चली आई। किया लैंग से कहती है कि जल्दी से भागो यहाँ से, पर लूजोंग लैंग को पकड़ लेता है और कहता है कि ब्रो तुम्हारा चश्मा तो काफी अच्छा लग रहा है। लैंग कहता है कि अब मैं और नहीं भाग सकता हूँ, इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। किया कहती है कि लैंग को चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करिएगा, उसने मेरी बहुत मदद की है और वो यहाँ पर यही बताने के लिए आया था कि मिंग वापस आ रही है। ये सुनकर के जीशेंग लूजोंग से कहता है कि इसे जाने दो। तो लैंग कहता है कि तो क्या आप तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे, जिस पर जीशेंग उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम बस इसके दोस्त हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और वो किया से कहता है कि मैंने ठीक कहा ना। तो किया सोचती कि आखिर मैं इस लड़की का क्या करूं और वो उसे बटरिंग करते हुए कहने लग जाती कि हो जीशेंग, मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम और सुंदर लड़का आज तक नहीं देखा। जीशेंग उससे कहता है कि अब से जो भी कुछ करना है एक बार मुझे बता देना ताकि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। किया लैंग से कहती है कि तुमने मेरी माँ को ढूंढने में मेरी बहुत मदद की है, वरना मैं आज यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाती, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद से ये सब हैंडल कर सकती हूँ। तो जीशेंग उससे कहता है कि तुम तो दिन पे दिन काफी समझदार होती जा रही हो। इधर मिंग चीन आ जाती है और प्लान के मुताबिक किया और सभी मिलकर के उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ मिंग को एक औरत मिलती है और वो उसे बताती है कि मैंने आपके कहे अनुसार आज तक वही सब किया है जो भी कुछ आपने मुझे बताया था। मैंने उस औरत को रोज एक ऐसी चीज खिलाई जिससे कि वो धीरे धीरे करके मर रही है। अब तो जल्दी उसका काम तमाम भी हो जाएगा, जहाँ पर मिंग किया की मदर के पास जा करके उन्हें इतनी बुरी हालत में भी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। इतने पर किया अंदर आ जाती है और मिंग से कहती है कि तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो, और वो अपनी माँ को देख करके फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर जीशेंग और लैंग भी आ जाते हैं, पर इससे पहले कि लैंग मिंग को पकड़ पाता है, एक आदमी आकर के लैंग को धक्का मार करके मिंग को अपने साथ लेकर के भाग जाता है। पर किया अपनी मदर को जैसे तैसे करके पा जाती है और उन्हें फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ जीशेंग उसकी मदर के लिए स्पेशल डॉक्टर को बुलाता है। तो किया उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। तो जीशेंग उससे कहता है कि अगर मुझे थैंक्स करना ही चाहती तो किसी और भी तरीके से कर सकती हो, जिससे कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जिस पर किया कहती कि आप सुधरेंगे नहीं ना, इतना कह करके वो बाहर आ जाती है, जहाँ वो डॉक्टर जीशेंग से कहने लग जाता है कि मैं आपको इतने समय से जानता हूँ पर आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो गए हैं। तो जीशेंग कहता है कि मैं ये सब खुद के लिए कर रहा हूँ और वैसे भी अगर उसकी माँ मेरे पास रहेंगी तो मुझे छोड़ करके जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। पर उसकी ये सारी बातें किया बाहर खड़ी सुन करके काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी जीशेंग बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक गई नहीं। तो किया कहती कि बस मैं जा ही रही थी। जान जीशेंग उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की बीमारी लाइलाज है, पर सही इलाज मिलने पर वो ठीक भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो होश में आ जाए। किया सोचती कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी माँ ठीक नहीं हो सकती है, पर जीशेंग उनका ट्रीटमेंट एक अच्छे डॉक्टर के हाथों सौंप दिए हैं। इसके लिए वो जीशेंग को थैंक यू करती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जीशेंग उसे हक करके कहता है कि प्लीज मुझे 5 मिनट के लिए खुद से दूर मत करो। पर किया को उसकी कई बात याद आती है, पर वो जीशेंग की उस बात के पीछे की फीलिंग को नहीं समझ पाती कि वो उसे खोने से डरता है। कुछ देर के बाद में किया के पास में जियाओ का मैसेज आता है कि तुम्हारी माँ के साथ में क्या हुआ था मैंने पता कर लिया है, अगर तुम जानना चाहते तो मुझसे गोदाम में आकर के मिलो। जियाओ का मैसेज देख करके किया भागती हुई गोदाम पहुंचती है और जियाओ को ढूंढने लगती है, पर तभी वो देखती है कि जियाओ का किसी ने काम तमाम कर दिया है। ये देख करके तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर मिंग मीडिया वालों को अपने साथ लेकर के आ जाती है और सबके सामने रोती हुई कहने लगती कि देखो इसने मेरी छोटी बहन को मार डाला। किया बेचारी चिल्ला चिल्ला करके कहने लगती कि मैंने इसे नहीं मारा है। तभी एक लड़की बोल पड़ती कि आखिरी बार जियाओ ने इसी मैसेज किया था, तो जाहिर सी बात है कि इसी ने उसे मारा होगा। इतने पर तो मीडिया वाले उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि मिंग और जियाओ अपने फादर की दी गई संपत्ति के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी और इसी झगड़े के दौरान मिंग जियाओ को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसका टिकट कट जाता है। यानी कि मिंग ने जियाओ को मारा था और वो किया को फंसा दी थी। इधर जीशेंग किया के खिलाफ तरह तरह की न्यूज देखता है और उसके खिलाफ गलत अफवाहों को फैलता देख करके उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके उन न्यूज को ब्लॉक करवाने के लिए कहता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए कहता है।
और वो सोचता है कि किया तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जहाँ हम देखते हैं कि जीशिंग किया को एक सीक्रेट जगह पर रखा होता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर अभी तुम्हारा बाहर निकलना सही नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। किया सोचती है कि मुझे पता है कि आपने मेरी माँ को अपने कब्जे में रखा है ताकि आप मुझे ब्लैकमेल कर सके, फिर आप मेरे सामने इतने अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं। और वो जीशिंग से कहती है कि मेरी माँ आपके पास में है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, बदले में आप मुझसे जो भी कुछ कहेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जीशिंग कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, और यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, और वो उससे कहता है कि आधी अधूरी बात सुन करके उनका गलत मतलब निकालना घातक होता है। जिस पर किया कहती है कि मुझे बस इतना पता है कि मेरी माँ आपके हाथों में है। जीशिंग उसे समझाता है कि अभी तुम्हें 3 दिनों तक यही रहना पड़ेगा, मैं इसके लिए कोई सफाई नहीं दूंगा। तो किया सोचती कि मैंने इसकी जान बचाई थी, बदले में इसने मुझे कैदी बना लिया। जीशिंग एक राक्षस और जानवर है। अब 3 दिन के बाद में जीशिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहाँ मीडिया वाले किया को उसकी बहन का मर्डर कहते हुए उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिस पर जीशिंग कहता है कि बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना भी एक क्राइम है। यहाँ पर मिंग सबके सामने रो रो करके नाटक करना शुरू कर देती है और कहती कि अब आप लोग ही मेरी बहन को न्याय दिलाइए। तभी वहाँ पर एक जख्मी आदमी को जीशिंग बुलाता है, जिसे देख करके मिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम अभी तक मरे नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी आदमी ने मिंग को धक्का देते हुए देखा था, पर मिंग ने उसे देख लिया था और अपने गुंडों को भेज करके करीब करीब उसका काम तमाम करवा ही दिया था। पर वो वहाँ से बच निकला और प्रेजेंट टाइम में उस गुंडे की रिकॉर्डिंग को वो सबके सामने प्ले कर देता है, जिसमें वो गुंडा साफ साफ कह रहा था कि तुम मिंग के खिलाफ गवाही नहीं दे पाओगे। अब यहाँ पर मिंग एक्सपोज हो जाती है और उसके गुनाह सबके सामने आ जाते हैं। जहाँ जीशिंग किया को लेकर के जाने लगता है, जहाँ लैंग किया को देख करके उसके साथ बिताए गए हर मोमेंट को याद करके सोचता है कि मेरी यही विश है कि तुम हमेशा खुश रहो। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो भी किया से प्यार करता था, पर उसका प्यार उसके दिल में ही रह गया। जहाँ किया भी जीशिंग को प्यार भरी नजरों से देख करके सोचती कि हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत अजीब तरीके से हुई थी, जिसमें मैंने जीशिंग से बहुत सारे झूठ और सच बोले और हमेशा ही उन्हें गलत समझा, पर उन्होंने हमेशा ही मेरा साथ दिया और मुझे प्रोटेक्ट किया। भले ही वो थोड़े से रूड थे, पर उनकी हरकतें मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। हम दोनों ही अलग अलग दुनिया से थे, पर हमारी किस्मत ने हमें मिलाया है और अब मैं पूरी जिंदगी जीशिंग के साथ ही जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जीशिंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।